हाँ बच्चों देखो, वेक्टर में बच्चों ने कुछ कुछ क्वेश्चन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए थे, उसको एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड मतलब वेक्टर वाले पार्ट का A1 क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था। तो इसमें हमको दे रखा है 3 वेक्टर हैं, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर और C वेक्टर। ठीक है, ऐसे कुछ एंगल भी दे रखे हैं। बस हमको देखना है कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, दूसरा B वेक्टर और C वेक्टर के बीच एंगल, और तीसरा पूछा है कि C वेक्टर और A वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा वो देखना है। ये तो वेक्टर के बीच एंगल निकालना मैंने बताया था। तो बस एंगल निकालने के लिए वेक्टर को या तो हेड टू हेड मिलाएंगे या फिर टेल टू टेल मिलाएंगे, और तब इनके बीच जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा वो वेक्टर के बीच एंगल कहलाएगा। नहीं, चलो सबसे पहले ए और बी के बीच देखते हैं। तुम खुद बताओ कि ए और बी टेल टू टेल तो नहीं लेकिन हेड टू हेड मिले हुए हैं, तो ये जो एंगल होगा वो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कहलाएगा। तो बताओ ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। तो बस अब दोनों हेड टू हेड मिल गए, तो ये वाला एंगल दोनों वेक्टर के बीच एंगल कहलाएगा। तो होता है 60 और ये 45, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, 60 प्लस 45 डिग्री मतलब 105 डिग्री। ठीक, चलो ऐसे बी और सी के बीच एंगल निकालना है, तो तब बी और सी भी टेल टू टेल मिले हुए हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो वेक्टर के बीच एंगल कहलाएगा। बताओ ये एंगल 45 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस 45 मतलब 45, बस ये एंगल 45, ये 60। तो बी और सी के बीच एंगल कितना होगा, 60 प्लस 45 मतलब 105 डिग्री होगा। अब सी और ए के बीच एंगल देखना है, तो सी और ए भी टेल टू टेल मिले हुए हैं, तो ये जो एंगल होगा वो वेक्टर के बीच एंगल कहलाएगा। तो ये एंगल 60 है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री 30। बस आराम से बताओ कि ये एंगल 30, ये भी 30 और ये 90, तो सी और ए के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री है। बस सी और ए के बीच एंगल कितना होगा, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 90 प्लस 60 मतलब 150 डिग्री। इस टाइप से तुम कर सकते। हाँ देखो, अब इसी पार्ट में किसी ने B10 क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर कोई डिफरेंट हो, लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर है। तो P और Q के बीच एंगल कितना होगा वो देखना है, और P और Q वेक्टर का वैल्यू कितना होगा वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मूर्ख लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मूर्ख लोग तो ये सोचते हैं कि वेक्टर एडिशन और मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन बराबर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये सोचते हैं। ये तो गलत है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया होता कि P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर यह मोड लगा होता तब तो तुम्हारे तरीके से कर सकते थे कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये डायगोनल और इस डायगोनल की लेंथ बराबर है, तो इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा वो रेक्टेंगल बनना चाहिए और उसके लिए दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ मोड होता दोनों तरफ, तब तो अपना आंसर सही है कि दोनों डायगोनल की लेंथ सेम होनी चाहिए, मतलब रेक्टेंगल बनना चाहिए, तो P और Q के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में अगर मोड लगा होता तब तो आंसर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होती, लेकिन इस बार क्वेश्चन में मोड नहीं लगा रखा, तो इसको तो एक नॉर्मल इक्वेशन के टाइप से सोल्व करना पड़ेगा। तो बताओ सोल्व करेंगे तो बताओ P से P तो कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, Q वेक्टर इक्वल टू माइनस Q वेक्टर। अब तुम गधों टाइप से Q से Q कैंसिल मत कर देना, Q से Q कैंसिल करोगे तो 1 इक्वल टू -1 आ जाएगा।
तो ये तुमने 10th में पढ़ा होगा कि जो चीज निकालनी है उसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, उसकी जगह इस माइनस क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो माइनस क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर मतलब 2 क्यू वेक्टर, और माइनस क्यू को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 2q इक्वल टू 0, तो q वेक्टर इक्वल टू भी 0। बस ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, ये जो इक्वेशन दे रखी है उससे बस इतना ही बोल सकते हैं कि इस बार q वेक्टर 0 होगा। तो बस ये बोल सकते हैं कि q वेक्टर 0 होगा, बाकी p वेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। देखो तो बस अपना आंसर कौन सा होगा, केवल डी, कि q वेक्टर 0 होगा ये बोल सकते हैं, बाकी p वेक्टर कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब बताओ q वेक्टर तो 0 है और p वेक्टर कैसा भी हो सकता है, तो p और q के बीच एंगल भी कितना भी हो सकता है। इसलिए इस बार p और q के बीच एंगल कितना है वो डिफाइंड होगा ही नहीं, बस केवल एक ही आंसर है कि q इक्वल टू 0 होगा, बाकी p कितना भी हो सकता है। p की वैल्यू इस इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर C5 किसी ने पूछा था, कि इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में मैं बता चुका हूँ। इसी चीज को घुमा फिरा करके दे रखा है। तो देखो C5 क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि दो वेक्टर है, चलो पहला A वेक्टर और दूसरा B वेक्टर मान लेते हैं। अब देखो जो पहला A वेक्टर है ना, जो पहला A वेक्टर है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2, 2 दे रखे हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है x और y कंपोनेंट। बस कहने का मतलब ये है कि A वेक्टर का कि x और y कंपोनेंट 2, 2 है ना, इसका मतलब है कि इसका x कंपोनेंट 2 और y कंपोनेंट भी 2 है। बस x कंपोनेंट भी 2 और y कंपोनेंट भी 2 है, तो A वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, 2i कैप प्लस 2j कैप। और ऐसे B वेक्टर है, इसके कंपोनेंट 1, √3 है, तो इसका x कंपोनेंट 1 है मतलब 1i कैप, और y कंपोनेंट √3 है मतलब √3j कैप। ठीक है, तो ध्यान रखना कि A वेक्टर के कंपोनेंट 2, 2 है, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में 2i कैप प्लस 2j कैप, और B वेक्टर के x कंपोनेंट 1 और y कंपोनेंट √3 है तो 1i कैप प्लस √3j कैप। बस हमको पूछा है कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा वो देखना है। तो तुम बताओ, इस बार तो वेक्टर बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल आई कैप जे कैप की फॉर्म में है, तो इस बार तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इस बार तो एंगल के लिए सिंपली दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो ए वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 2j कैप, तो होता 2i कैप मतलब 2 तो x डायरेक्शन में, और प्लस 2j कैप मतलब 2y डायरेक्शन में। बस बताओ, ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा, मतलब ए वेक्टर दिखने में ऐसा होगा। एंगल निकाल सकते हो ना, ए वेक्टर का x एक्सिस से एंगल θ1 हो तो tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 2 अपन बेस टू 1, tan θ1 इक्वल टू 1 हो गया, तो θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ए वेक्टर जो है वो x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर होगा। ऐसे बी वेक्टर को भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो बताओ बी वेक्टर 1i कैप प्लस √3j कैप है। 1i कैप मतलब 1 तो x डायरेक्शन में है, और प्लस √3j कैप मतलब √3y डायरेक्शन में। तो आराम से बताओ कि ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसा होगा, मतलब बी वेक्टर दिखने में ऐसा होगा, और इसका भी एंगल देख सकते हैं ना, तो इस बी वेक्टर का x एक्सिस से एंगल θ2 हो तो tan θ2 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो √3 अपन बेस 1, tan θ2 इक्वल टू √3 आ गया। tan θ2 इक्वल √3 है तो θ2 कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बस अब दोनों के बीच एंगल देख सकते हैं ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही बोल सकता है कि पहला वेक्टर x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल ऊपर उठा हुआ है, और दूसरा वेक्टर x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल ऊपर उठा हुआ है, तो दोनों के बीच आपस में एंगल 60 माइनस 45 मतलब 15 डिग्री होगा। चाहो तो मूर्खों टाइप से ड्रॉ भी कर सकते हो। बताओ जो ए वेक्टर है
वो x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर है। वैसे ये जो b वेक्टर है वो x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पर है। बस आराम से बताओ इन दोनों के बीच आपस में एंगल कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 मतलब 15 डिग्री। तो क्लास में बताया था, उसी चीज को शब्दों में दे रखा है, तो गलती नहीं करनी आगे। बताओ इसी में अगर बी वेक्टर 1 i कैप प्लस √3 j कैप प्लस 5 k कैप ऐसा होता तो फिर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते थे। फिर एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते, मतलब cos थीटा इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपन मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b उसका यूज करते। हाँ बच्चों देखो, किसी ने ये एक्सरसाइज 1 के वेक्टर का D3 क्वेश्चन पूछा है, उसको देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि 3 वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, फिर a वेक्टर डॉट c वेक्टर 0 है। तो a वेक्टर जो होगा वो b क्रॉस c के साथ इस टाइप से रिलेशन होगा वो देखना है। इसको कर सकते हैं ना। तो हमको सबसे पहले दे रखा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है। तो हमको पता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होने के लिए दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, मतलब जो a वेक्टर होगा वो b के परपेंडिकुलर होगा। और a वेक्टर डॉट c वेक्टर भी 0 है, मतलब a वेक्टर जो है वो c वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। एक मिनट, हाँ सॉरी बच्चों, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, फिर बोलो। इसमें हमको दे रखा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, मतलब a वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर होगा। और a वेक्टर डॉट c वेक्टर भी 0 है, मतलब a वेक्टर जो है वो c के भी परपेंडिकुलर होगा। ये तो बस तुम आराम से बताओ कि a वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर है और a वेक्टर c के भी परपेंडिकुलर है। मतलब बोल सकते हैं कि जो a वेक्टर होगा वो b और c दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और हमने क्लियरली पढ़ा था कि B और C दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है? B क्रॉस C। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो A वेक्टर होगा वो B क्रॉस C के एलोंग होगा, मतलब B क्रॉस C के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ही होगा कि A जो है वो B के भी परपेंडिकुलर, C के भी परपेंडिकुलर। तो जो A है वो B और C दोनों के परपेंडिकुलर होगा। B और C दोनों के परपेंडिकुलर होता है B क्रॉस C, मतलब जो A वेक्टर है वो B क्रॉस C के एलोंग होगा। तो डी आंसर है। ठीक है, अब इसमें मे भी क्यों लिखा है वो देखना। तो इसमें थोड़ा सा चक्कर है यार, कि देखो अगर ऐसा हो जाए कि B और C पैरेलल हो, है ना, अगर ऐसा हो जाए कि B और C आपस में तो पैरेलल हो और A वेक्टर इनके परपेंडिकुलर हो, तो बताओ इस बार जो A वेक्टर है वो B के भी परपेंडिकुलर होगा और A वेक्टर C के भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन A वेक्टर जो है वो B क्रॉस C के एलोंग नहीं होगा, क्योंकि B और C अगर आपस में पैरेलल हो तो फिर B क्रॉस C 0 हो जाएगा, है ना। B और C आपस में पैरेलल तो B क्रॉस C 0 हो जाएगा। तो फिर A वेक्टर B क्रॉस C के एलो होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में विल की जगह मे भी लिखा है। ठीक, हाँ बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर D4, इसको देख लेना। ये भी किसी ने पूछा है। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई भी दो वेक्टर है A वेक्टर और B वेक्टर। तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 8 है। तो हमको पता है कि A वेक्टर और B वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos थीटा। और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 8 दे रखा है। फिर उनके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 8√3 है ना। तो बताएं A और B का वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो बताओ A और B के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin थीटा। और ये हमको दे रखा है 8√3 दे रखा है। बस इससे हमको देखना है कि दोनों के बीच एंगल थीटा कितना होगा वो देखना है। बस क्या करेंगे, सिंपली दोनों का डिवाइड कर देते हैं, इसमें इसका डिवाइड करते हैं। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल, तो ये √3 हो गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा,
इक्वल टू रूट 3 है, टेन थीटा इक्वल टू रूट 3 है तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये कई बच्चों ने निकाल लिया होगा, लेकिन अगर ढंग से देखें तो इसमें एक और आंसर पॉसिबल है। देखो हमको दे रखा है कि डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस 8 है। फिर बताओ, डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस 8 है मतलब डॉट प्रोडक्ट प्लस 8 भी हो सकता है या फिर माइनस 8 भी हो सकता है। और ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस 8 रूट 3 है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट प्लस 8 रूट 3 भी हो सकता है या माइनस 8 रूट 3 भी हो सकता है। तो बताओ, इस बार दोनों का डिवाइड करेंगे तो इधर तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा ही आएगा, लेकिन इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस रूट 3 मतलब प्लस रूट 3 भी हो सकता है या माइनस रूट 3 भी हो सकता है। बताओ, प्लस में प्लस का डिवाइड करें या माइनस में माइनस का डिवाइड करें तब तो डिवीजन पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन उल्टा हो जाए। ये बताओ, एक प्लस 8 रूट 3 है और दूसरा माइनस 8 है तो डिवीजन माइनस रूट 3 भी हो सकता है। तो बस कह सकते हैं इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो LHS में तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा ही आएगा, लेकिन RHS में प्लस रूट 3 भी हो सकता है और माइनस रूट 3 भी हो सकता है। तो बताओ, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा ये प्लस माइनस रूट 3 मतलब प्लस रूट 3 भी हो सकता है या माइनस रूट 3 भी हो सकता है। बस अब दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। बताओ, एक तो टेन थीटा प्लस रूट 3 भी हो सकता है और टेन थीटा माइनस रूट 3 भी हो सकता है। बताओ, टेन थीटा प्लस रूट 3 हो तब तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और टेन थीटा माइनस रूट 3 हो तो थीटा 120 डिग्री। मैंने तुमने पढ़ा होगा कि टेन थीटा नेगेटिव है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है और इसका एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट एंगल 60 डिग्री है तो एंगल 120 हो गया। तो बस दो सॉल्यूशन होंगे। अगर टेन थीटा प्लस रूट 3 है तो थीटा 60 डिग्री और टेन थीटा माइनस रूट 3 हो तो थीटा 120 डिग्री भी हो सकता है। दोनों पॉसिबल है। हाँ बच्चों, देखो एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चन पूछे हैं वेक्टर में। किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है तो देख लेना। देखो इसमें हमको दे रखा है कोई वेक्टर ए वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट मतलब उसकी डायरेक्शन, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट है मतलब इसकी डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में मतलब 45 डिग्री एंगल पे है और इसका मैग्नीट्यूड 3 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड है। अब इसमें हम -4 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी हो जाएगी वो देखते हैं। तो आराम से बताओ कि पहले वेक्टर ए वेक्टर था, इसमें -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -4a। अब नाम से ही मतलब देखने से ही पता चल रहा है कि ए की जगह -4a हो गया है ना। सबसे पहले पीछे माइनस हो गया मतलब इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, मतलब ये जो ए वेक्टर है वो नॉर्थ ईस्ट में है तो ये जो नया -4a वेक्टर है वो इसका अपोजिट होगा मतलब साउथ वेस्ट में होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड 3 था तो अब इसका मैग्नीट्यूड 3 का 4 टाइम्स मतलब 12 हो जाएगा। तो बस पक्का बोल सकते हैं इस ए वेक्टर में -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4a बन जाएगा। माइनस मतलब डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और 4a मतलब मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले 3 था तब 3 इंटू 4 मतलब 12 हो जाएगा, है ना। और अब हमको पूछा है कि क्या ये जो नया वेक्टर है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, तो नहीं करेगा। एक बार देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स आ जाएगा तो 12 तो हो जाएगा, लेकिन यूनिट क्या होगी वो देखते हैं। तो बताओ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ कितना था 3 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू ये जो 4 है उसको यूनिट के साथ 4 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 4 तो 12 और इसमें सेकेंड से सेकेंड कैंसिल तो किलोग्राम इंटू मीटर। तो यूनिट ही चेंज हो गई है ना। एक यूनिट तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन -4 सेकेंड का मल्टीप्लाई किया तो 12 किलोग्राम इंटू मीटर। यूनिट ही चेंज हो गई मतलब फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो गई। तो बस अब ये जो नया वेक्टर है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो इसमें हमको दे रखा है दो वेक्टर है
जैसे पहला वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर मान लेते हैं। चलो आसानी के लिए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी मान लेते हैं। अब देखो पहले केस में हमने क्या किया है कि दोनों वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है और हमको अच्छे पता है कि हमको अच्छे पता है कि दोनों वेक्टर को अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तब तो इनका रिजल्टेंट कितना आता है ए माइनस बी, है ना, पढ़ चुके हैं कि दोनों फोर्सेस को अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तब तो रिजल्टेंट ए माइनस बी आता है और हमको दे रखा है कि पहले केस में रिजल्टेंट 10 आ रहा है। अगले केस में हमने क्या किया है कि इन दोनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया है और हमको डायरेक्ट पता है कि इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाया है। तो इस बार रिजल्टेंट कितना आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाए तो रिजल्टेंट 50 आ रहा है। बस हमको देखना है कि ए और बी की वैल्यू कितनी होगी वो देखना है। बस हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका तो ये है कि इसको जुगाड़ से सॉल्व किया जाए। चलो तुम थोड़ा सोच करके बताओ कि बताओ कोई दो नंबर हमको दो नंबर देखने हैं जिनके बीच डिफरेंस तो 10 है और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 50 आ रहा है। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो ऑब्जर्वेशन से ही बता सकता है कि इसमें एक की वैल्यू 40 होनी चाहिए और दूसरे की वैल्यू 30 होनी चाहिए। तुम सोच के बताओ कि 40 और 30 के बीच डिफरेंस कितना होता है 10 और रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर करें तो 50 आएगा। तो वैसे कोई जुगाड़ू पर्सन हो तो ऑब्जर्वेशन से ही बता सकता है इन दोनों के बीच डिफरेंस 10 है और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर 50 आ रहा है। मतलब इसमें से एक 40 होगा और दूसरा 30 होगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा शरीफ इंसान हो जिसको जुगाड़ लगाना अच्छा नहीं लगता हो तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। बताओ ए और बी दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। क्या करेंगे जैसे एक इक्वेशन से ए की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में इसको रख देंगे तो बताओ बी को उधर ट्रांसफर करें तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस बी और यहाँ b की वैल्यू रख देते हैं। चलो अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा इक्वल टू इधर 50 का स्क्वायर ये बचेगा। बस सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू क्या रख देंगे 10 प्लस बी का स्क्वायर प्लस इधर b का स्क्वायर इक्वल टू 50 स्क्वायर 2500। आगे इसको सॉल्व कर देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब भी b का मीनिंगफुल सॉल्यूशन 30। बस b 30 तो a 10 प्लस 30 मतलब a कितना आ जाएगा 40। तो ऐसे गधोटा ऐसे घिस करके करोगे तब भी वही आएगा। ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो ये एक्सरसाइज 2 के वेक्टर का क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने पूछा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका अपने फिजिक्स में यूज भी होगा, देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है तीन वेक्टर है चलो आसानी के लिए मान लेते हैं कि तीनों फोर्स वेक्टर है, ठीक है ना। इस फोर्स की वैल्यू भी r, इस फोर्स की वैल्यू r और जो तीसरा फोर्स है इन दोनों के बिल्कुल बीच में मतलब 45 डिग्री एंगल पे है और इसकी भी वैल्यू r है। तो हमको तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो देखना है। देखो वैसे तो मैंने क्लास में बताया था, है ना, वैसे मैंने क्लास में बताया था कि अगर तीन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो वैसे तो हम कंपोनेंट से करते हैं। हाँ सॉरी, तो मैंने क्लास में बताया था कि वैसे तो तीन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो हम कंपोनेंट से करते हैं मतलब जो सीधे उनको ऐसे ही रहने देते हैं और जो टेढ़ा है उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं ना। तो वैसे तो तीन तीन फोर्सेस के रिजल्टेंट के लिए हम नॉर्मली कंपोनेंट से करते हैं, लेकिन इस बार लकीली सिचुएशन सिमेट्रिकल है। फिर हम देख सकते हैं कि इस बार लकीली सिचुएशन सिमेट्रिकल है मतलब इस बार लकीली पहले और तीसरे का मैग्नीट्यूड सेम है और दूसरा बिल्कुल बीच में है मतलब इस बार लकीली सिचुएशन सिमेट्रिकल है। तो इस बार हम थोड़ी सी चालाकी से भी कर सकते हैं। तो चलो उसके लिए ऐसा करते हैं
कि पहले इस पहले और तीसरे का रिजल्टेंट देखते हैं। तो तुम बताओ कि पहले और तीसरे की वैल्यू बिल्कुल बराबर है ना? पहले और तीसरे की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, इसलिए पहले और तीसरे का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, है ना? वही कि पहले और तीसरे का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, मतलब 45 डिग्री एंगल पर होगा। और तुम बताओ कि पहला और तीसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब रूट 2 आर हो गया। और तुम आराम से बताओ कि पहले और तीसरे की वैल्यू बराबर थी, इससे पहले और तीसरे का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा। और बताओ पहले और तीसरे का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, तो ये रिजल्टेंट दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा, तो तब सबका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ये r प्लस रूट 2r, तो कितना हो गया? रूट 2 प्लस 1 इंटू आर। तो इस बार सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट रूट 2 प्लस 1 इंटू आर ही हो गया। ठीक, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि यहाँ हमें जुगाड़ इसीलिए लगा पाए क्योंकि पहले और तीसरे की वैल्यू बराबर थी और दूसरा बिल्कुल बीच में था। है ना? दोनों की वैल्यू बराबर थी, इससे रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा रूट 2r, और रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा तो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो सबका रिजल्टेंट r प्लस रूट 2r कर लिया। लेकिन अगर सिचुएशन अनसिमेट्रिकल होती, मतलब ये और ये अगर डिफरेंट होते, तब फिर इस जुगाड़ से नहीं कर सकते थे। जैसे इसी का अगला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। जैसे सेम वही क्वेश्चन है लेकिन इस बार हमको दे रखा है कि इस वेक्टर की वैल्यू ज्यादा है 2r, इसकी वैल्यू r ही है, और तीसरा बिल्कुल बीच में इसकी वैल्यू r है। तो ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, बस एक ही अंतर है कि पिछले केस में पहले और तीसरे की वैल्यू बराबर थी, लेकिन इस बार पहले और तीसरे की वैल्यू अलग अलग है। अब रिजल्टेंट कितना होगा वो देखना है। तो तुम देखते ही बताओ कि क्या अब वो वाला जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? ये तुम देखते ही बताओ इस बार क्या वो पुराने वाला जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। चलो एक बार लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो तुम बताओ कि पहले पहले और तीसरे का रिजल्टेंट देखते हैं। तो पहला और तीसरा परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर मतलब रूट 5r तो आएगा। लेकिन इस बार पहले और तीसरे की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए इस बार रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। इस बार इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी ज्यादा चलेगी, तो रिजल्टेंट ऐसा कुछ आएगा। बताओ इस बार पहले और तीसरे का रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा सा इधर की ओर आएगा, तो अब ये रिजल्टेंट दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, उल्टा टफ हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि लेने के देने पड़ गए। इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ वो जुगाड़ नहीं लगा सकते, तो बस अब शक्ल पहचान लेना। ऐसा सिमेट्रिकल केस हो तब तो इस चालाकी से करेंगे, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल केस हो तो उसमें वो जुगाड़ उल्टा टफ पड़ जाएगा। तो अनसिमेट्रिकल केस है, इसमें इसमें जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, इसमें हमको बेसिक कंपोनेंट से करना पड़ेगा। तो वही अपना पुराना तरीका कि जो वेक्टर सीधे उनको ऐसे ही और टेढ़े उनको कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। तो बताओ ये दोनों वेक्टर तो सीधे छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, और ये वेक्टर टेढ़ा है तो उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट वाई में। आर इसके साथ एंगल बन रहा है मतलब कॉस कंपोनेंट होगा, आर का कॉस 45, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब साइन कंपोनेंट होगा आर साइन 45। तो आर इंटू कॉस 45 1/√2, तो ये आर बाय रूट टू, और ये आर और साइन 45 1/√2 मतलब ये भी आर बाय रूट टू। बस सबको एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ दिया ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट देखेंगे, है ना? वही सबको एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ दिया, तब क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट देखेंगे, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट देखेंगे, और सबका फर्दर रिजल्टेंट। पहले एक्स डायरेक्शन में देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में 2r भी आगे की ओर है और r/√2 भी आगे की ओर है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स कितना होगा, 2r प्लस r/√2।
वाई डायरेक्शन में भी आर ऊपर की ओर है, आर बाय रूट टू भी ऊपर की ओर है, दोनों जुड़ जाएंगे तो वाई डायरेक्शन का फोर्स कितना हो जाएगा आर प्लस आर बाय रूट टू। तो बस एक्स डायरेक्शन में इतना है, वाई डायरेक्शन में इतना है, तो इन सब का फर्दर रिजल्टेंट बीच में कहीं होगा और इनका फर्दर रिजल्टेंट कितना होगा रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक्स कंपोनेंट तो 2r प्लस आर बाय रूट टू इसका स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट आर प्लस आर बाय रूट टू इसका स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा। बस शक्ल पहचान लेना कि सिचुएशन सिमेट्रिकल हो तो इस चालाकी से करेंगे और अगर अनसिमेट्रिकल हो तो फिर हम बेसिक कंपोनेंट से करेंगे। ना देखो किसी बच्चे ने ये एक्सरसाइज 2 के वेक्टर का 7th क्वेश्चन पूछा है, बहुत ऑर्डिनरी था, बस क्वेश्चन को समझना था। तो इस पे हमको दे रखा है कोई ए वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट 4 और y कंपोनेंट 6 है। तो x कंपोनेंट 4 है मतलब 4i कैप और y कंपोनेंट 6 है मतलब 6j कैप। ऐसे ही कोई दूसरा वेक्टर है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका x कंपोनेंट 10 है मतलब 10i कैप और y कंपोनेंट 9 है। तो y कंपोनेंट 9 है मतलब ये 9j कैप इस टाइप से। बस अब हमको देखना है कि बी वेक्टर कैसा होगा उसको ड्रॉ करना है। बस आराम से बताओ कि ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है, बस बी वेक्टर निकालना है तो सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए वेक्टर से ए वेक्टर तो कैंसल, तो एलएचएस में बचेगा केवल बी वेक्टर और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 6i कैप प्लस 3j कैप। बस बी वेक्टर हमारे पास 6i कैप प्लस 3j कैप हो गया। बस अब हमको बी वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो वेक्टर को ड्रॉ करना मैंने बताया था ना कि बी वेक्टर पहले 6i कैप है, 6i कैप मतलब 6 तो x डायरेक्शन में और प्लस 3j कैप है मतलब 3y डायरेक्शन में। तो ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग इसका और इसका रिजल्टेंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने वाला सीधा वेक्टर, तो बी वेक्टर दिखने में ऐसा होगा। इम्प्रेस करना है तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 3 रूट 5 और बी वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 3 ओपन बेस 6 1/2 tan थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इस टाइप से इजीली कर सकते हो।